तथागत अर्पित करते हुए, अर्थात करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा और इस पूरे भारत देश में की महिलाओं को आजादी दिलाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और इस सोई हुई कौम को जगाने वाले माननीय कांशीराम जी को याद करते हुए, अर्थात आज की इस वेबिनार में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए सम्मानित सभी साथीगण, सभी को मेरा सादर जय भीम। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। जैसा कि आज के इस विषय के बारे में आप सभी को जो हमारा इतिहास था वो तो मेरे पूर्व वक्ता ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन मैं कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हूँ जिसमें हमारे लोगों का भी स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन किसी ना किसी कारण उनका योगदान छुप गया है क्योंकि उनके इतिहास को छुपा दिया गया है। जैसे मैं एक घटना बताना चाहूंगी आपको, जो मैंने एक पुरानी बुक है, हमारे पुराने लेखक है जो हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन वो कांशीराम जी के टाइम पे थे, उन्होंने लिखा था कि जब चोरी चोरा की घटना हुई थी 1922 में, तो उसमें हमारे कितने ही शहीद जो थे जो शेड्यूल कास्ट से आते थे, जो नीची जाति से आते थे। सबसे पहले उन्होंने ही अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया था और उस टाइम पे महार रेजिमेंट चलती थी, लेकिन उस आंदोलन के कारण जब अंग्रेज शासन ने उन महार रेजिमेंट वाले जितने भी सेनानी थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए अपना बोल दिया था। तो इसके कारण अंग्रेजों ने उन महार रेजिमेंट में जितने भी महार थे उन सबको बाहर कर दिया था और उसी समय से महार रेजिमेंट समाप्त कर दी गई थी। लेकिन वो बात भारत सरकार के लिए गौरवान्वित होना चाहिए क्योंकि उस टाइम उन्होंने अपने लोगों को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो आज उन लोगों के बलिदान को याद करते हुए भारत सरकार को महार रेजिमेंट को वापस स्थापित करना चाहिए क्योंकि स्वतंत्रता में उन लोगों का भी योगदान था, लेकिन वो इतिहास छुपाया गया। अब बात आती है कि क्या आजादी आज भी कारगर है, लेकिन आजादी आज भी कहीं ना कहीं रूप से शिक्षित लोगों के पास तो है, लेकिन कुछ तबके आज भी अशिक्षित है जिनके पास आजादी नहीं है, और इसका जीता जागता उदाहरण है ग्रामीण क्षेत्र में। आज हमें अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 पूरी स्वतंत्रता देता है हर चीज की, और हमारे मानव अधिकार भी हमें स्वतंत्रता देते हैं। संविधान हमारे देश में लागू है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपनी आजादी से जीवन व्यतीत नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि 5,000 सालों से वो गुलामी की जंजीरों से बंधा हुआ है, लेकिन मानसिक गुलामी की जंजीरों से टूट तो गया वो, लेकिन मानसिक जो गुलामी है वो आज भी उसके जहन में पैदा करके लोग रखते हैं, और ये और कोई नहीं रखता, इंसान इंसान के प्रति ही रख रहा है। और इसको दूर करने का सबसे जीता जागता उदाहरण यही होगा कि हम किस प्रकार से हर व्यक्ति को आजादी दिला सकते हैं। तो वो आजादी तभी होगी जब संविधान अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा, जब संविधान उन लोगों के हाथ में जाएगा जो बुद्ध के अनुसार, बुद्ध के धम्म के अनुसार देश को चलाएंगे। तब तक आजादी इस देश में मुझे नहीं लगता कि हर व्यक्ति तक पहुंचेगी। तो मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि मैं इस आजाद भारत में जिन लोगों ने हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाई, उन्होंने कभी भी आजादी नहीं देखी है। तो मैं याद करती हूँ उन शहीदों को, उन सेनानियों को भी, जिनकी बदौलत हमें यह शुभ दिन देखने को नसीब हुआ है। और याद करती हूँ जो सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, जिनके लिए ना ईद है ना दिवाली, ना सर्दी है ना खांसी, अगर उनके लिए कुछ खास है तो वो है सिर्फ आपकी, मेरी और हम सबकी सुरक्षा। तो ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानियों को और जो शहीद हुए उन सभी को याद करते हुए और आज के वेबिनार में समस्त जुड़े हुए साथियों को मैं सादर जय भीम करते हुए और मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद माननीय बबीता चौहान जी, आपने कुछ घटनाओं को आजादी से संबंधित ध्यान रखा। अब मैं बीच में थोड़ा कार्यक्रम का क्लाइमेक्स चेंज करते हुए दया भाई कवि जो हमारे अहमदाबाद से जुड़े हैं, स्वतंत्रता के संबंध में उनके पास काव्य संग्रह से क्या निकालेंगे। हेलो आप जी। थैंक यू सर, आपको भी।
हाँ सर। जी जी आ रही है सर। दया भाई कभी अपनी बात करें। अहमदाबाद से हमारे कवि साहब हैं, अपनी बात को रखें। आपका माइक अनम्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही आपकी। हमारे संत गुरु महात्माओं को याद करते हुए आज स्वतंत्रता दिवस पर मंगल कामनाएं। तो सब मेरा भी 70 साल हो गया है। खाता था तो मार बहुत खाता था। तो जब मेरी पढ़ाई की उम्र थी तो हमको काम करने जाना पड़ता था। हम गुलाम थे। उस टाइम 25 पैसा मजदूरी मिलती थी। तो भारत में देखी आजादी हमने नहीं, भारत में देखी आजादी हमने नहीं, ये लोकशाही की मई। लोकशाही कहते हैं लेकिन हमने आजादी देखी नहीं है। तो पंजाबी में कहते हैं कि क्यों भाई भूलिया आजादी देखी, तो कहते हैं कि ना भाई नालिया खादी न देखी। लोका तो सुनिया अंबाले खड़ी थी और बहुत भीड़ उद्दे दीवाले खड़ी थी। तो दिन प्रतिदिन जमाना बदलाता जाता है। नहीं होना हो वो आज स्वतंत्र भारत में नहीं होना हो वो आज दिन में भी होता है। तो साथ साथ पोशाक में परिवर्तन हर रोज होता जाता है और दलितों पर मार हरदम खाई जाती है। तो हम आगे तो और क्या कहें कि देखते हैं भारत देश तो दिल लुभाता है, आंख में अश्रु आ जाता है। लौट रुष्वत और लागवग पूरे देश में बढ़ गया है और एक स्वार्थ के खातिर सत्यता बेची जाती है। तो हमारे देश में आजाद भारत में कौन सच्चा है कौन झूठा है जान सकते नहीं है कोई, और दंभी और पाखंडी का यहाँ पोबार है भाई। तो सत्य शांति अहिंसा हमारे देश में नाबूद हो गया है और माँ भारत के चीर नेताओं का चीर यहाँ खींचा जाता है। तो संग्रहखोरी काला बाजार, स्वतंत्र भारत में संग्रहखोरी काला बाजार कौभौन आगे बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से आज बहुत कुछ हमारा जो राजकारण में भी बदलाव आ गया है। तो लोकशाही नाम से लोगों को लूटते हैं और नोट देकर वोट यहाँ बेचते हैं। यही हमारा ये आजादी में आजादी का क्या अर्थ, और हमारे कई लोगों को अछूत बना के रखे। तो लेकिन कब खत्म तो नहीं हुआ, आजादी तो मिली, अब बाकी है बर्बादी। तो आगे हम क्या कहें, क्या न बोलूं, क्या कहूं। तो परदेशियों हमारे देश पर परदेशियों आके लूट के ले गया पूरा देश, तो भी किसी को चला नहीं था पानी और किसी को नहीं था लवलेश। ये सूरा लोग अभी हाल में जागा और दलितों का हक को मांगा। तो अभी भी हमारा जो हक था, जो हमारी जो एब ढोंकती थी एक पोतड़ी, ये भी लूट के ले लिया। मतलब अनामत, अनामत निकालो तो एब ढोंकती एक पोतड़ी ये भी ले लिया है लूटी। आजादी की बातें झूठी सरासर झूठी, एक तरफ चूल्हे चढ़ेली होंडली में एक दाना नहीं है। तो हमको जागना पड़ेगा। तो हमारे समाज अभी तो बहुत छो रहा है। तो कब तक नींद में सोओगे, आज गम की घटाएं छाई है। औंध्र में जिंदा जलाया था और हमारे यहाँ पर बहन दिकरियों पर गोली चलाई है और रात में जलाई है। तो आज ये स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? आजादी हमको मिली नहीं, वो आजादी आई हम गुलाम रहे, भाग हमारा खाके कौन तगड़े हुए। कौन यहाँ रखड़ा करते थे और डूबा चारा करते थे, यहाँ पर आके चढ़े। देख के बहुत हो गए। तो जो कुछ नहीं देखा था उन लोगों ने आज देखा। तो वो
अपने मनमानी कर रहे हैं आज। तो आगे और क्या कहें, हमको तो कहने का मुहावरा भी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे साहब। तो बस इतना कहते हैं, हमारे आरबीएम के पदाधिकारी और सदस्य उपासक को सबको हमारा आज मंगल कामनाएं। जय भीम, नव उद्धार, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद माननीय कवि साहब। अब मैं छत्तीसगढ़ से हमारे युवा जो हमारे अशोक सोनवानी साहब हैं, आपसे अनुरोध करता हूं कि विषय से संबंधित है आप अपनी बात रखें। माननीय अशोक सोनवानी जी, और अगले वक्ता के रूप में एसएन मंडेला जी तैयार रहे। अशोक जी अपनी माइक को म्यूट करिए। जी जी, आवाज जारी है जी जी। सबसे पहले है बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय। आज आपका संचालन के माध्यम से मुझे भी रेंडमली कुछ कहने को अवसर प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व कि मैं कुछ संक्षिप्त बातें अपनी रखूं, मैं सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और अखंड भारत में समय समय पर जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हमारे आचार्य, राष्ट्रीय आचार्य परम आदरणीय किशोर बौद्ध साहब, और समस्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, पदाधिकारी, सभी प्रदेश के संयोजकों और पूरे देश भर से जुड़े हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर के जो आगे बढ़ रहे हैं, सभी को मैं हृदय से मैत्रीपूर्ण जय भीम कहते हुए, और आज इंडिपेंडेंस डे है। चूँकि इंडिपेंडेंस डे है तो हम लोग जो बातें कर रहे हैं कि वास्तविक आज़ादी की अगर परिभाषा हम देखें तो कहीं ना कहीं 15 अगस्त हमारे लिए सिर्फ ये सत्ता का हस्तांतरण है, जिसे हम पूर्व में नहीं जानते थे कि ये है क्या चीज़। किंतु जब से हमने इस बहुजन संगत में, बहुजन मिशन के आंदोलन में कदम रखा है, तब से ये बातें धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क पर ये बातें बहुत ही सुस्पष्ट होती चली जा रही हैं कि वास्तव में वर्तमान की जो व्यवस्था है और 1950 से पहले की जो व्यवस्था है, वहाँ से लेकर के अभी तक क्या चीज़ें हैं। तो आइए, कम समय में लगभग सभी साथियों ने अपने शब्दों में यह बताने का प्रयास किया है कि वास्तविक जो आज़ादी है वो क्या मिल गई है। क्या 15 अगस्त को हम जो पूरे देश के लोग मिल करके स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त अमर रहे, 15 अगस्त अमर रहे की जो गाथा गा रहे हैं, वास्तव में क्या बहुजन समाज ये स्वतंत्र है? तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आज़ादी इस नाम से ज़रूर है कि इस देश में हम जो समय-समय पर जो गुलाम हुए, अनेक लोगों के द्वारा, अनेक विदेशी शासकों के द्वारा हम गुलाम हुए, और गुलाम होने के बाद अंतिम जो शासक हमारा रहे, अंग्रेज रहे, और वो जब देश छोड़ कर के गए तो अपने सत्ता का हस्तांतरण अर्थात अपने हाथों में चला रहे सत्ता को वर्तमान में जो आप देखेंगे, जो मनुवादी व्यवस्था के जो पोषक हैं, मनुवादी व्यवस्था के जो चलाने वाले लोग हैं, उस व्यवस्था को कायम करने वाले लोग हैं, उनके हाथों में सौंपा गया। और इस तरह से जैसे कि तमाम हमारे तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के बहुत सारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने जो वास्तविक जो लड़ाई लड़ी, जो मानसिक रूप से जो गुलाम समाज है उसे आज़ादी दिलाने के लिए, शारीरिक रूप से गुलामों को आज़ादी दिलाने के लिए, आर्थिक रूप से गुलाम समाज को आज़ादी दिलाने के लिए समय समय पर बहुत सारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने संघर्ष किया। उसमें से सबसे ज़्यादा किया। कुछ
कुछ हद तक ही नहीं बल्कि भारतीय संविधान उनके द्वारा दिए गए भारतीय संविधान के बदौलत आज जो ये जो बहुजन समाज है जिसे हम संवैधानिक भाषा में एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटीज कहते हैं, ये जो बहुजन समाज है आज अगर थोड़ा भी मान सम्मान भरा अगर जीवन जी पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कारण मिला है आज़ादी। और इस आज़ादी को वो बेहतर तरीके से और भी दिलाना चाहते थे, जैसे कि पूना पैक्ट जो होता है, तो पूना पैक्ट जो समझौता हुआ वहाँ से कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी फिर से छीनी गई। अर्थात हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने सही मायने में इस बहुजन समाज को जो आज़ादी दिलाना चाह रहे थे उसको न मिल सके, ये बहुजन समाज स्वतंत्र पंछी की तरह न विचरण कर सके, इसलिए मनुवादी व्यवस्था के पोषकों ने और उसे अपने कूटनीति, अपने छल नीति के माध्यम से हमसे वो छीना गया। उसका जीता जाता सबूत है कि जो 24 सितंबर 1932 का जो पूना पैक्ट समझौता है, कहीं ना कहीं इससे यह भी हमारी आज़ादी को छीना गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी संत गुरु महापुरुष हमारे वास्तविक आज़ादी के लिए संघर्ष किए, जो हजारों हजारों साल की बेड़ियों से जकड़ा हुआ समाज था, उन्हें मुक्त कराने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, जो मेहनत किया, अंततः हमें जब देश का संविधान लागू हुआ, देश में संविधान बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई संविधान जब लागू हुआ, तो हमें जो कई तरह से जो समाज जकड़ा हुआ था, कई तरह की कुरीतियों से जकड़ा हुआ था, कई तरह की व्यवस्थाओं से जकड़ा हुआ था, उससे जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के बदौलत हमें कहीं ना कहीं स्वतंत्र करने का काम किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आज जो वर्तमान में जो 15 अगस्त हम मनाते हैं, जो 1947 से लगातार आज हम 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, और जो व्यवस्थाएं हैं जैसे उसमें हम लोग मैंने अभी कुछ दिनों से वाच किया है और कुछ बुद्धिजीवी साथियों से मैंने सुना है कि वास्तव में ये जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसमें तिरंगे झंडे की हम जय जयकार करते हैं। तिरंगा झंडा अमर रहे, तिरंगा झंडा विजयी हो। तो हम कुछ समय पूर्व जो है मुझे यह बात संज्ञान में आई कि वास्तव में ये तो तिरंगा झंडा नहीं है, वास्तव में ये तो चौरंगा झंडा है। किंतु इसे भी मनुवादियों ने, प्रचारकों ने जो अलग-अलग तरीके से कुटिल नीति से हमारे मानसिक पटल पर इस तरह से छाप छोड़ गया है कि हमें आँखों में दिखाई दे रही है कि झंडे में 4 रंग हैं। 3 रंग के साथ-साथ वो जो मध्य में जो हमारा अशोक चक्र है, जो धम्म चक्र का प्रतीक है, धम्म चक्र ही है, जो नीले रंग से गढ़ा है, उसे भी हम देख करके भी उसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि हम देख करके, सुन करके, समझ करके भी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो गुलामी है, कहीं न कहीं हम मानसिक रूप से या ऐसी व्यवस्था के रूप में प्रचारित व्यवस्था को हम लोग ऐसे अपना लिए हैं, तो हम बड़े ही आनंदपूर्वक सोच लेते हैं कि शायद वर्तमान में जो चीज़ें हैं, वैसी ही पहले भी थी। उसे ही लोग अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। तो मुझे लगता है, कम शब्दों में यही मैं कहना चाहूँगा कि जब तक हमें सामाजिक गैर बराबरी को दूर नहीं कर देते, जब तक हम आर्थिक गैर बराबरी को दूर नहीं कर देते, जब तक हम राजनीतिक गैर बराबरी को दूर नहीं कर देते, और साथ ही साथ जब तक हम धार्मिक गैर बराबरी को अगर दूर नहीं कर देते, तब तक मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। तो हजारों हजारों साल की जो ये गुलामी है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तमाम ये जो गुलामी है, ये जब इन गुलामियों से जब हमें आज़ाद होंगे, जब समाज समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो समाज निर्मित होगा, जिसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा नित नए रोज हर 24 घंटे, कहना चाहिए कि दिन दूना और रात चौगुना जिस तरह से गतिविधियां कर रही है, जिस तरह से इसका वर्क प्लान चल रहा है, तो मुझे लगता है कि हम ये जो वास्तविक जो आज़ादी की बातें हम कर रहे हैं, उसे हम प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम भी कहा करते थे, राजनीति चले ना चले, किंतु सामाजिक परिवर्तन का कारवां
नियमित और निरंतर चलते रहना चाहिए। तो इसी तरह से हम अपनी अनेक प्रकार की जो गुलामी है, जिसे हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो सोचने का जो क्षमता है, सोचने की जो बातें हैं, हमें पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया गया है। अर्थात हमारे पास जो थिंकिंग स्किल होना चाहिए, जो सम्राट अशोक के समय से जो थिंकिंग स्किल की शिक्षा जो दी जाती थी, वो कहीं न कहीं हमारे बहुजन समाज को मनुवादियों ने जो शिक्षा नीति में लागू करके अनेक प्रकार की जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लागू करके हमारे सोच विचार करने वाले समाज को जो पीछे धकेल दिया, जिस वजह से आज हमारा बहुजन समाज सोच नहीं पा रहा है, विचार नहीं कर पा रहा है। इस कारण जो है वो अपनी जो वास्तविक जो आज़ादी है उसे प्राप्त भी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए वास्तविक आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमें इस बहुजन समाज को सोच विचार कर एक कौशल युक्त एक सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करके और समझाने वाले को कहते हैं समझना होगा। तो हम अभी जितने भी लोग पूरे देश भर से जो जुड़े हुए हैं, इसके साथ-साथ प्रदेशों से लोग हैं, तो हमें खुद को पहले समझना होगा, फिर समझाना होगा, तभी जा कर के कहीं न कहीं पे बैक टू सोसाइटी और वास्तविक आज़ादी और तमाम प्रकार की जो बातें हैं, उसे हम परिपूर्ण कर पाएँगे। तभी जा कर के 15 अगस्त जैसा जो दिवस है, जो सेलिब्रेशन है, वो हमारा सार्थक होगा। तो ऐसा ही मैं विचार रखता हूँ और भी वक्ता अपने शब्द दे रहे हैं। मुझे तो ज़्यादा वक्तव्य का अनुभव नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि जो गुलामी जो है, उसे मैं अपने शब्दों में रख पाया हूँ। तो मुझे अवसर मिला, पूरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को हृदय से साधुवाद आभार करते हुए, मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। सभी को पुनः मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत-बहुत साधुवाद माननीय सोनवानी साहब, आपने अपनी बात को रखा, अपनी आज़ादी के संदर्भ में। मैं मध्य प्रदेश से एसएल मंडेला जी हैं, पुराने साथी हैं, आप बीच में डिसकंटिन्यू हुए थे। आपसे अनुरोध है कि आज़ादी के संबंध में आज का जो विषय है उस पे अपनी बात रखिए और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहेंगे हमारे मानिक चंद्र खोब्रागड़े जी, अमरावती से, माननीय मंडेला जी। वेबिनार में जी, बोलें। आज की वेबिनार में भाग ले रहे सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तथागत गौतम बुद्ध को बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, दलित शोषित पिछड़ों वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष किए सभी महापुरुषों को सादर नमन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर भारती साहब जी, मान्यवर बादल सिंह जी, उपस्थित सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जो कि आज का विषय है आजादी के संबंध में। मित्रों, भारतीय संविधान लागू होने के बाद में बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए, वो संविधान में वर्णित लिखित है। लेकिन विडंबना है कि आज हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जो हमें अधिकार प्राप्त है वो पूरे हमें नहीं मिल पा रहे हैं। सच्ची आजादी वही है, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, ये सभी अधिकार हमें बिना संघर्ष के, बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। मैं समझता हूं कि आजादी हमें तभी पूर्ण रूप से
मिलनी होगी, तब हमें ये सभी प्रकार के गैर बराबरी जो हमें संविधान में राइट्स दिए गए हैं वो हमें शेष तरीके से मिल जाए। बस मैं इतना ही आज बात रखना चाहूंगा और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को बहुत बहुत साधुवाद। निरंतर संघर्ष कर रहे हैं हमारे अधिकारों एवं हमें जगाने के लिए। सभी को जय भीम, जय नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मंडेला जी। मैं अमरावती से मानिक खोबरा गणेश साहब आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक पर म्यूट करें। मानिक खोबरा गणेश जी। मानिक खोबरा गणेश साहब आपके माइक पर म्यूट करिए। चलो, खोबरा गणेश साहब अपने माइक पर म्यूट नहीं कर रहे। गुलशन कुमार जी दिल्ली अपने माइक पर म्यूट करें और अपनी बात करें। गुलशन कुमार जी नहीं है। एनएस भारती साहब आप अपने माइक पर म्यूट करें और अपनी बात करें। एनएस भारती जी। एनएस भारती जी अपने माइक पर म्यूट करिए प्लीज। भारती जी अपने माइक पर म्यूट करिए। एनएस भारती जी भी अपने माइक पर म्यूट नहीं कर पा रहे हैं। मैं अशोक बौद्ध भोपाल से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक पर म्यूट करें। अशोक बौद्ध भोपाल। हेलो जी सर। हाँ, जय भीम सर। एनएस भारती जी का हेलो। माइक करिए। भारती जी बात कर रहे हैं। जी सर। दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत बुद्ध को 3 बार वंदन करता हुआ समस्त महापुरुषों को वंदन नमन करता हूं और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक हम सबके मार्गदर्शक मान्यवर धर्मप्रकाश भारती जी साहब, आरबीएम के कार्यकारी अध्यक्ष और आज के वेबिनार का संचालन कर रहे माननीय मास्टर बादल सिंह जी बौद्ध साहब, आरबीएम के राष्ट्रीय आचार्य मान्यवर इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, आज की वेबिनार में जुड़े हुए समस्त पदाधिकारीगण, समस्त उपासक उपासिकाएं, जैसा कि आपको विदित है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेबिनार के माध्यम से 25 तरह के आंदोलनों की आवश्यकता के क्रम में आज इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर आज का विषय रखा है कि अभी तक की आजादी हमारे लिए कितनी कारगर सिद्ध है। जहां तक इस विषय पर मेरा ओपिनियन है, 75 साल की आजादी के बाद जब हम समाज पर, देश के बहुजन समाज पर जब हम नजर डालते हैं तो मुझे 3 तरह की कैटेगरी समझ में आती है। एक कैटेगरी तो वो कैटेगरी है जो संपन्न वर्ग है, जो चाहे तो शासन प्रशासन में कहीं ना कहीं पहुंच गया है। एक वो संपन्न वर्ग है जिसके पास हर प्रकार से धन धान से परिपूर्ण है, और एक वर्ग वो है जो मध्यम वर्गीय परिवार है।
संपन्न वर्ग और मध्यम वर्ग को छोड़ करके जो तीसरा जो वर्ग मैं कल्पना कर रहा हूं, वो आज भी बहुजन समाज में गरीब वर्ग है और जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है। यदि हम बहुजन समाज को 85% के रूप में देखते हैं, तो कम से कम आज भी 50% बहुजन समाज गरीब है। तो ये तो 75 साल की आजादी के बाद का रिजल्ट है। जो गरीब वर्ग है उसको, जब देश आजाद नहीं था और देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज अत्याचार करते थे किस पे? क्या इन गरीबों पे अत्याचार करते थे? मेरा मानना है कि बिल्कुल अत्याचार नहीं करते थे इन गरीबों पर। इस देश का जो अपर कास्ट था, जो धन धान्य से परिपूर्ण वर्ग था, अंग्रेजों का अत्याचार उन पर था, उनकी व्यवस्था पर था। इसलिए अपर कास्ट के लोगों ने आजादी के लिए मुहिम छेड़ी। तो जो गरीब वर्ग था उसको अंग्रेजों की शासन से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी जब अंग्रेजों ने के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, तमाम प्रकार के आंदोलन शुरू हुए 1857 से लेकर देश की आजादी तक, तो गरीब वर्ग ने जो उसमें अपनी आहुति दी, जो उसमें अपना समर्पण भाव दिखाया, जो गोलियां खाई, जो तलवारें झेली, वो गरीब वर्ग था जिसका इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं है। यदि कहीं थोड़ा बहुत जिक्र आया तो हमारे महापुरुषों की बदौलत वो जिक्र आया। वो गरीब परिवार यदि 75 साल की आजादी के बाद सिर्फ उसको अपनी रोजी रोटी के लिए चिंता रहती है, वो आज भी शिक्षा से दूर है। आज भी उनके 18 साल के बच्चे मुश्किल से 8वीं पास होते हैं। इसके बाद उनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं रहा है। तो मैं नहीं समझता है कि वो गरीब वर्ग आज आजाद है। वो गरीब वर्ग आज भी आजाद नहीं। मध्यम वर्ग के लोग वो हो सकते हैं जिनके पास पुरानी जमीन जायदाद हो सकती है, या नौकरी पेशा में पाकर के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से अपना जो स्तर, उनका आर्थिक स्तर बढ़ा है। तो वो बहुत थोड़े बहुत लोग हैं, और ज्यादातर जो संपन्न वर्ग है, बहुजन समाज में से जो संपन्न वर्ग है, वह वर्ग की स्थिति ये है कि अंबेडकर जी के संविधान का फायदा उठा करके आज वह अपनी भौतिकवाद में, वैभवता में लीन हो गया है। उसने समाज की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखा। यदि कहीं से कहीं तक उसको कुछ दिखता है तो उसको ये दिखता है कि मेरी नौकरी बची रहे, मेरा स्टेटस बचा रहे अपर कास्ट की नजरों में। वो उसकी चापलूसी में आज भी लगभग 50% से ज्यादा संपन्न वर्ग चापलूसी में लीन है। तो ये तो मेरे नजरिए से ये समाज की स्थिति है 75 साल की आजादी में। अब एक बात सामने आती है कि बाबा साहब अम्बेडकर की हम बहुत सारी बातें करते हैं, मैं बहुत सारी बात नहीं करता। आज एक बात की बात कर रहा हूं। 75 साल की आजादी में बाबा साहब ने एक मंत्र दिया था, वी एजुकेटेड, शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनने के कारण देश में संपन्न वर्ग पैदा हुआ, मध्यम वर्ग ही पैदा हुआ, नहीं तो सभी लेबर वर्ग से थे, किसी को कोई मान सम्मान नहीं था। 75 साल की आजादी में हमारे दुश्मनों ने ये देखा कि शिक्षा की वजह से इन लोगों का उत्थान हुआ है। आज 75 साल की आजादी के बाद उन्होंने सबसे पहले उस मंत्र पर प्रहार किया। मंत्र पे प्रहार कौन से पे किया? शिक्षा पर प्रहार किया। तो आज जो शिक्षित वर्ग जो है, जो नौकरी पेशा में है, मुझे नहीं लगता कि कल वो उनका स्टेटस वही बना रहेगा यदि शिक्षा का यही बदहाल रहा तो। और दूसरी चीज ये है कि हम बहुत सारे समस्याओं को गिनाते हैं, हम कहीं ना कहीं इस बात को कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है। भाई इसमें हमारा भी एक दोष रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने और इससे पहले जो हमारे महापुरुष हुए, उन्होंने हमको एक रास्ता दिखाया, लेकिन ना तो हमने उन महापुरुषों की बात को माना, ना बाबा साहब अम्बेडकर की बात को माना। जिस व्यवस्था ने हमको नीच बताया, जिस व्यवस्था ने हमको दकियानूसी व्यवस्था में ढकेला, जिस व्यवस्था ने हमारा शोषण किया, आज उसी व्यवस्था के बोझ के तले दबते हुए उसी व्यवस्था में फंसे हुए हैं। लेकिन हमने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना, और आज भी देश में अत्र तत्र सर्वत्र ये देखने में आता है कि लोग कहते हैं कि हमको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, घुसने के लिए आवेदन दिए जाते हैं, ज्ञापन देते हैं।
कलेक्टर को शिकायत करते हैं कि साहब हमको घुसने दिया। अरे आपके महापुरुषों ने आपको रास्ता बताया, आप उस रास्ते पर नहीं गए तो 75 साल की आजादी हो या 150 साल की आजादी हो, गुलाम गुलाम ही रहेगा, कभी आजाद नहीं हो सकता। गैर बराबरी की हम बात करते हैं तो जब हमारे महापुरुषों ने हमको बराबरी के लिए साधन उपलब्ध करा दिए हैं, हमको वैधानिक रूप से अधिकार दे दिए हैं, हमको मार्ग चुनने का अधिकार दे दिया, रास्ता चुनने का अधिकार दे दिया, और इसके बावजूद भी इस देश का पढ़ा लिखा वर्ग भी यदि सही रास्ते पर नहीं आता है, बाबा साहब अम्बेडकर के इशारे पर नहीं चलता है, तो दोष हमारा भी है। दुश्मनों का उतना दोष नहीं है जितना हमारा है। भाई जो दुश्मन है वो तो वार करता है, वो तो शोषण करेगा, लेकिन हमने हमारे महापुरुषों के सिद्धांतों की अवहेलना करी है। आज भी हमको ये लगता है कि हम चापलूसी करके हमारा स्टेटस बनाए रख सकते हैं, हमारा आर्थिक स्टेटस अच्छा बना रहा है, हमारी किसी से बुराई ना हो। लगातार लोग चापलूसी कर रहे हैं, और चापलूसी करने वाले लोग गरीब वर्ग का बहुजन समाज नहीं है। चापलूसी आज कौन कर रहा है? संपन्न वर्ग के लोग कर रहे हैं। हमारे पूर्व वक्ता भी बोल रहे थे कि देश में सांसद, विधायक, बड़े-बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग भी बहुजन समाज के हैं, लेकिन उनमें इतनी कुव्वत नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उनकी विचारधारा को, उनके सपनों को साकार करने के लिए कभी संसद में, विधानसभा में आवाज उठाई हो। आज के परिदृश्य में हालात ये है, शिक्षा पूरी तरीके से चौपट हो रही है, आरक्षण पूरी तरीके से चौपट हो गया है। सरकारें सिर्फ इशारा कर देती हैं कि फला कंपनी आपको सर्विस दे रही है, फला कंपनी आपको नौकरी दे रही है, वहां चले जाइए। सरकार ने नौकरियां देना बंद कर दिया है। और ऐसी स्थिति में जब बहुजन समाज की स्थिति ये रहेगी, तो जो गरीब वर्ग है वो हमेशा गरीब ही बना रहेगा, और जो अपनी मस्ती में मशगूल संपन्न वर्ग है, आगे की पीढ़ी, उनकी आने वाली पीढ़ी भी बहुत खतरे में आने वाली है। यदि समय रहते हम जागृत नहीं हुए, तो ये 75 साल की आजादी सिर्फ गिनी चुनी उंगलियों पे रह जाएगी, और आगे और भी बदतर स्थिति होगी। 75 साल की आजादी का सिर्फ मैं इतना ही विश्लेषण करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। और एक चीज और कहता हूं कि जब तक हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को अपने जीवन में अमल में नहीं लाएंगे, तब तक कितना भी कुछ कर लो, कितनी भी संगोष्ठी कर लो, कितना भी लोग अपना स्टेटस बना लें, उनका कोई मान सम्मान नहीं होगा। महापुरुषों की विचारधारा का जीवन में अमल ही हमारी आजादी का असली रास्ता है, और समस्त महापुरुषों की आजादी जो थी उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया, और सबसे पहले हमें अपना मार्ग, जो सदमार्ग बताया, धम्म का मार्ग बताया बाबा साहब अम्बेडकर ने, उनकी बात को मानना होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कौन सी साहित्य को पढ़ाया जाए, कौन से साहित्य को पढ़ाया जाए, कौन से साहित्य को पढ़ा जाए, लेकिन स्थिति ये है कि जो दुनिया के नंबर 1 के विद्वान थे बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी बात को कोई नहीं मान रहा और इधर उधर भटक रहे हैं, और आजाद भारत में भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि हमने अपने महापुरुषों की बात को न सिर्फ गरीब वर्ग ने माना, वो उनका दोष मैं नहीं मानता क्योंकि उनको पता ही नहीं है, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो एजुकेटेड परिवार है, वो सबसे ज्यादा गद्दार और धोखेबाज साबित हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की आगरा के रामलीला मैदान की वो बात आज भी चरितार्थ हो रही है, जो चापलूसी में लगे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। मुझे बोलने का अवसर दिया, और मैं सभी का पुनः एक बार जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय भारती साहब। एक आईडी जो होनूर 6SMNX है, अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं, आपसे निवेदन है, आप बात रखना चाहते हैं, 7 मिनट बात रखना चाहते हैं, प्लीज अपनी बात रखिए। आपका नाम? सर मेरा वक्तव्य रह गया था, गुलशन कुमार दिल्ली से। मैं अभी थोड़ा वेट करिए सर, गुलशन। ओके ठीक है सर जी। होनूर 6SMNX आईडी, अपने माइक को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब। जी जी जी, डॉक्टर साहब अपनी बात को रखें, अपने माइक को अनम्यूट करें। अनम्यूट करें सर प्लीज। जी अनम्यूट। हेलो जी, अनम्यूट है आप, बिल्कुल बात करें। हेलो नमो। नमो। हाँ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बहुत बोल रहा हूँ जी, स्वागत है। हाँ नमो बुद्धाय। नमो।
अच्छा, आप मुझे बोल रहे थे क्या? जी नाम लिखने को ओके ओके, चलिए। हाँ बादल सर, ठीक है जी बात रखे सर डॉक्टर साहब जी। हाँ ठीक है सर। सबसे वेलकम पहले इस सभा के सबसे पहले इस सभा के अध्यक्षता कर रहे धर्म प्रकाश भारती सर और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी एक्टिव मेंबर्स सारे और सभा में उपस्थित सभी साथियों को नमोदय। और आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए साधुवाद। जस्ट मैं 5 to 7 मिनट में, हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक पूरी की पूरी निचोड़ में पूरी की पूरी निचोड़ रखूंगा और उसके बाद बाकी तो आप सब लोग तो ज्ञानी लोग बैठे ही हैं यहाँ पे। जी आपका Just- वीडियो बंद हो गया सर। वीडियो बंद हो गया क्या? जी वो एक्चुअली क्या, व्हाट्सएप में आज सुबह से, आज स्वतंत्रता दिवस पे मैं कुछ लिख रहा था व्हाट्सएप पे, जी तो उसको ओपन किया इसलिए वीडियो बंद हो गया होगा। जी हाँ, तो मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट, है ना। जी 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर मेरा एक रिव्यू। पूरी स्वतंत्रता से बिना किसी रोक टोक के देश की बहुत बड़ी आबादी मूल निवासियों को लूटने के लिए देश को आजादी दिलाई गई है, ताकि भारत की उस बहुत बड़ी आबादी को अज्ञानी बनाकर, कमजोर, दीनहीन, लाचार और गरीब बनाकर गुलामों की तरह जीने के लिए मजबूर करके हमेशा हमेशा के लिए घोर अंधकार की खाई में ढकेल दिया जाए। पॉइंट नोट करने वाली यह है कि यह बहुत बड़े पैमाने पर अमानवीय कृत्य, बहुत सारे मेरिटोरियस, जो अपने आप को मेरिटोरियस, जो कि स्वयं को कहते हैं बुद्धिमान, वो स्वयं को कहते हैं, उनके द्वारा अंजाम दिया जा चुका है और दिया जा रहा है। लेकिन मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है सर? प्लीज कंटिन्यू, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, लेकिन मैं इन मेरिटोरियसों को आगे आप पढ़ेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे। अंग्रेजी आने के पहले भी यह लूट उसी रूप में जारी थी और स्वतंत्रता दिवस से लेकर आज भी यह लूट हम 2021 में आते आते भी देख रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा भी भारत की बहुत बड़ी आबादी लूट का शिकार हो रही थी, लेकिन उसका स्वरूप कुछ अलग था। भारत विश्व गुरु भगवान बुद्ध के द्वारा, उनके अनुयायियों के द्वारा बना। इसी दौर में भारत सोने की चिड़िया थी और यह अस्तित्व भारत का अफगानिस्तान तक, मतलब लगभग संपूर्ण एशिया तक रहा था। यह विश्व गुरु का दौर और सोने की चिड़िया नुमा भारत लगभग 1500 वर्षों तक रहता है। उसके बाद पुनः तथाकथित मेरिटोरियस, जो कि स्वयं को कहते हैं वो मेरिटोरियस और बुद्धिमान, लोगों को लगने लगा कि देश में लोग खुशहाल कैसे रह सकते हैं। खुशहाल रहने का हक तो हम तथाकथित मेरिटोरियस लोगों का है। अतः इन तथाकथित मेरिटोरियस, स्यूडो मेरिटोरियस लोगों को लगा कि लोगों को रुलाना होगा और रुलाने के लिए मानवता की व्यवस्था को तहस नहस करके लूटने वालों की सत्ता का निर्माण करना होगा। वे लग गए इससे अंजाम देने, जो कि आज हम संपूर्ण भारतवासी बहुत अच्छी तरह से देखकर समझ सकते हैं। आज इन लुटेरों के पास मेरिट के नाम पर अत्यधिक भूमि, प्रचुर मात्रा में मैन मेड माने कृत्रिम प्लस प्राकृतिक संसाधनों की पूंजी और अथाह बैंक बैलेंस है। इस प्रकार के सभी स्यूडो मेरिटोरियस झूठे बुद्धिजीवियों या छद्म बुद्धिजीवियों ने लूट को जायज सामाजिक मान्यता प्रदान करने के लिए, जायज ठहराने के लिए वर्ण व्यवस्था के नाम पर बाद में जाति व्यवस्था का निर्माण करके उसे बनाए रखने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रहे हैं। अन्य देशों में पूंजीवाद के नाम पर, रेस के नाम पर, ब्लैक व्हाइट के नाम पर, धर्म के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, स्किल्ड और नॉन स्किल्ड व्यक्ति के नाम पर यह लूट बहुत बड़े पैमाने पर सतत जारी है। यदि गहराई से सोचा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति यह आसानी से समझ जाएगा
कि लूट का यह सभी तंत्र एक ही है, केवल इनके नाम अलग अलग हैं। साइकेट्री माने मनोचिकित्सक वाले इस टाइप के इच्छा शक्ति को, क्रेविंग को, इंग्लिश में क्रेविंग बोलते हैं, एक्सट्रीमली स्ट्रांग डिजायर को, जो कि नुकसानदायक हो वाले लोगों को मानसिक रोगी कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं यह सब केवल व्यक्ति अपने तृष्णा को शांत करने के लिए कर रहा है, और दूसरी तरफ यह तृष्णा है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। और यह तृष्णा मतलब क्रेविंग या एक्सट्रीमली स्ट्रांग डिजायर उसकी स्वयं की अज्ञानता से जन्म ले चुकी है, और वह इतना बेहोशी में जिए जा रहा है कि उसे यही नहीं पता कि वह स्वयं अज्ञानी है। अतः संपूर्ण प्राणियों के खुशहाल जीवन के लिए लोगों को भगवान बुद्ध की शिक्षा के अनुसार जीवन शैली 24 घंटे और 365 दिन सतत अपनाकर चलना होगा, तभी व्यक्ति इस अज्ञानता रूपी तृष्णा नामक मानसिक रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। फिर वह व्यक्ति किसी को भी दुख देने के लिए सोचेगा भी नहीं। फिर व्यक्ति गुलाम मानसिकता से बाहर आ जाएगा, तभी व्यक्ति वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो पाएगा या हो पाएगी। मेरा ये वक्तव्य आज मैंने लिखा इसको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे, तभी व्यक्ति एक्चुअल वास्तविक स्वतंत्र होगा भगवान बुद्ध की भाषा में। और हम भारत के सभी मूल निवासी या जो बाबा साहब के फॉलोअर हैं और बौद्ध धर्म के सिस्टम के नाम से अलग अलग जितने भी काम हो रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट पाथ हमें तैयार करके दी है, भगवान बुद्ध ने बहुत स्पष्ट रास्ता हमें तैयार करके दिया हुआ है। वो है कि सभी मनुष्य एक समान हो, और इस एक समानता जो कि उनके पास जितने भी प्राकृतिक संस्थाएं हैं, मनुष्य के द्वारा निर्मित संस्थाएं हैं, निर्मित जो चीजें हैं, उन सबको पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हर एक इंसान को मिले, तो लोगों को अपनी तृष्णा, अहंकार, क्रोध, लालच ये सब को छोड़ के सीधे सीधे धम्म के राह पे आना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे वो अम्बेडकराइट ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत सारे अभी तो सीडो बुद्धिस्ट ही क्यों ना हो, लोग वो जाति व्यवस्था को तेजी से मजबूत कर रहे हैं। आज भी उसी तरीके से मजबूत कर रहे हैं जिस तरीके से आरएसएस मजबूत कर रही है, जिस तरीके से ब्राह्मणवादी सिस्टम मजबूत कर रहे हैं। और लोगों को ये पता नहीं है, मतलब ऐसा है कि हम कीचड़ में हैं और हमें ये नहीं पता है कि हमें कीचड़ में है। माने अब इसी को तो अज्ञानता बोली जाती है, उससे निकलना है। बाबा साहब ने सीधा सीधा एनहिलेशन ऑफ कास्ट का दिया है, सॉल्यूशन दिया है। माने बाबा साहब को भी लोग नहीं मानने को तैयार है, तो बुद्ध तो बहुत दूर की बात है। उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। हम सबको सारी जाति को छोड़ के, त्याग के बुद्ध सोसाइटी के निर्माण करना होगा, भले वो संख्या 10,000 लोगों की हो, 5,000 लोगों की हो, 1,000 लोगों की हो, चाहे 10 लाख और 1 करोड़ लोगों की हो। यही इस भारत का भविष्य को बदलेंगे और यही फिर से सोने की चिड़िया नुमा भारत बना पाएंगे। तो बहुत बड़ी जो आबादी है जो बिलख रही है, वो उसको सही किया जा सकेगा। अब केवल बार बार पढ़े लिखे लोगों को दोष देने के भी बात नहीं होगा, लोग गलतफहमी में है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मैं देखता हूँ, 50 लाख में पढ़े लिखे लोग अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, वो जाति नहीं छोड़े हैं। और जो एक्टिविस्ट हैं, जो बहुत सारी बाबा साहब की किताबें पढ़ते हैं, वो जाति नहीं छोड़े हैं। हम किसको गाली दे रहे हैं भाई? दूसरों को गाली दे रहे हैं हम। भैया जाति छोड़ो, सीधे सीधे सामने आओ, मैदान में लड़ना है तो। हम कब तक हम झूठा राग अलापते रहेंगे? बाबा साहब की बात को भी नहीं मानने को तैयार है, तो बुद्ध तो समझ ही नहीं आएगा। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर साहब, आपका नेम नहीं आ रहा था इसलिए थोड़ा दिक्कत हुई मुझे। आपने बहुत अच्छी बात रखी। 21वीं प्रतिज्ञा यही है कि आज से मेरा नया जन्म हो रहा है। अगर आप अपना पुराना डिलीट करना चाहते हैं और नया ग्रहण करना चाहते हैं, तो आपको परिवर्तन लाना ही होगा। 21वीं प्रतिज्ञा मात्र मान लेने से ही हमारा बहुत कुछ चेंजिंग लाइफ में आने की संभावना है, जिससे सोसाइटी एक क्रिएट होगी। एक सोसाइटी क्रिएट होगी तो उसका जो आइडेंटिटी है वो भी अलग उभर के आएगी। अभी हमारी आइडेंटिटी कल
पहचान अलग से न होने के कारण, एक्स्ट्रा आइडेंटिटी न होने के कारण हम बदलाव की श्रेणी में नहीं आते। बहुत बहुत साधुवाद साहब। हमारे पास 2 साथियों के हैंड रेज़ हैं, सुब्रत बोध जी, राज कल्याण बोध जी। आपको थोड़ा और वेट करना होगा, उससे पहले मैं 2 साथियों को आमंत्रित कर चुका हूँ, गुलशन कुमार दिल्ली जी, दिल्ली से, और अशोक बोध जी भोपाल से। तो गुलशन जी आप अपनी बात रखें 5 मिनट। सर नमस्कार, जय भीम, सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम। हाँ सर, मैं गुलशन कुमार दिल्ली से, पीएचडी स्कॉलर। सर आज की जो हमारा विषय है कि आज़ादी के जो उपलक्ष्य में जो ये वेबिनार रखा गया, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज जो हमारा देश है ये राजनीतिक रूप से तो आज़ाद है, परंतु सामाजिक रूप से आज भी हम बेड़ियों बंधे हुए हैं। वो बेड़ियाँ हैं जाति की, बेड़ियाँ हैं अपने आप को नीचा समझने की, नीचा बताने की नहीं, नीचा समझने की, और खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझने की। बाबा साहब ने कहा कि उठना होगा आपको जमीन सर से, लेकिन हमारे समाज में आज फिर एक वो है कि हम नीचे हैं। हमने वो बात हमारे मन में, हमारे दिल में घर कर गई है, और जब तक हम उसको निकाल के नहीं फेंकेंगे बाहर, तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। दूसरी चीज ये कि हमने जो हमारे जो समाज है आज, वो कहीं ना कहीं जातियों में इतनी ज्यादा घुसा हुआ है, बहुत भयंकर तरीके से। इसके लिए मैं सीधा मैं 2 बातों पे बात रखना चाहूंगा अपनी, कि हमें ये बौद्ध धर्म क्यों बनाना चाहिए, इसके ऊपर बात करना चाहूंगा मैं। कि देखिए, आज जो समाज में पिट रहे हैं वो दलित लोग पिट रहे हैं, सारे दलित लोग पिट रहे हैं समाज के अंदर। एक कंट्री ऐसी, भारत ऐसी कंट्री है जहाँ पे जाति व्यवस्था विद्यमान है, और इस जो आज के देश में पिट रहे हैं, दलित लोग पिट रहे हैं, जितनी भी एट्रोसिटीज हो रही है वो दलितों के साथ हो रही है। परंतु यदि हम इस बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, तो विश्व के अंदर 55 कंट्री बौद्ध धर्म कंट्रीज हैं। अगर फिर यहाँ हम बौद्ध धर्म अपना के यहाँ कोई हमारे ऊपर एट्रोसिटी होगी, कोई अत्याचार होगा, तो वो बौद्ध पे होगा। फिर हमारे सपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 55 कंट्री हमारे साथ खड़ी होंगी, तो हमारे पास कोई भी हमारे लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के लिए हमारे लोग ये राजी होंगे, और 55 कंट्री हमारे सपोर्ट में होंगी। जब हम बुद्ध बन जाएंगे तो हमारे पर कोई भी एट्रोसिटी नहीं होगी। लेकिन अगर दलित के दलित रहे, तो हमारे पर जैसा चल रहा है वही चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं हम और इससे भी गिरी स्थिति में आ जाएंगे अगर हमने बौद्ध धर्म को आज अपना नहीं अपनाया। और साथ में मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमें कहीं ना कहीं अपनी व्यक्तित्व पे सुधार करने की जरूरत है। हमें लोगों को एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करने की जरूरत है, जिससे हमारा एक पहनावा अच्छा हो, हमारी बोलचाल के तरीके अच्छे हो, जिससे हम एक जो मानसिक गुलामी है कि हम नीच हैं, हम छोटे हैं, हम छोटी जाति के हैं, जाति को छोड़ना होगा, और एक नया एक अपने में एक व्यक्तित्व उभार कर, जैसा कि बाबा साहब की जो मैं देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आज योगेश जी के साथ था मैं, तो मैंने उनको भी बताया कि जैसे आज हमारे जो बाबा साहब की वो एक छवि है, वो बहुत गंदी और बहुत निर्लज पेश की जा रही है कि बाबा साहब बहुत ज्यादा ऐसे थे और वैसे थे, बहुत गरीब थे। नहीं, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि देश के अंदर वो जो कोट पैंट पहन कर आए थे। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने देश में सारे काम किए और एक बार भी जेल नहीं गए हैं। वो इतने बड़े महान व्यक्तित्व हमारे देश में जन्मे, और हम उनको इस तरीके से पेश कर रहे हैं, नेगेटिव छवि बना रहे हैं कि वो ऐसे थे, बहुत परेशान थे। उन्होंने संघर्ष किया जीवन में, और संघर्ष करने के बाद हमें आजादी दिलाई। परंतु हम उस आजादी क्या कर रहे हैं आज? कुछ भी नहीं। हम जैसे तैसे हम उस प्रभु भक्ति में लगे हुए हैं, हम मनोवादी संस्कृति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। हमारा जो असली धर्म बौद्ध धर्म बाबा साहब ने जो हमें दिया, उसको हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के हम मनुवाद की और हम उसको आगे पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमें इसको छोड़कर अब बौद्ध धर्म की ओर जाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय गुलशन कुमार जी। आप पीएचडी स्कॉलर हैं और आपने बहुत सारी इस संदर्भ में जानकारियां पढ़ी होंगी अपनी तैयारी के दौरान। अब मैं भोपाल से अशोक बोध जी हैं, आप अपनी बात को रखें अपने माइक को म्यूट करते हुए, और राज कल्याण बोध जी तैयार हैं। 5 मिनट। जय भीम। जय भीम। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक, अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक माननीय धर्म प्रकाश भारती जी को नमन। कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल साहब, आपको जय भीम। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध और उनके बाद 2500 साल बाद जन्मे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, मानवता के सबसे बड़े संरक्षक, उनको नमन करता हूं, और उन लाखों लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने बराबरी के लिए कार्य किया। इस विषय पे जो आज विषय रखा गया बहुत ही अच्छा विषय है, और हमें समझना पड़ेगा उस विषय को, और उस विषय के अंतर्गत
जो वास्तविकता है उसको समझना जरूरी है। उसी विषय पे मैं बोलना चाहूंगा कि हमारी समाज हाथी जैसी है, हाथी जैसी। जैसे काशीराम साहब ने भी उसको सिंबल दिया हाथी का, क्योंकि वो हाथी जैसी है, बहुत बड़ी विशाल समाज है, जिसको हम 85% बोलते हैं, कुछ लोग 90 बोलते हैं, वास्तव में वो बहुत बड़ी विशाल है। अब देखेंगे हम कि हजारों साल तक क्यों हम गुलाम रहे, हम गुलामों के भी गुलाम रहे। अभी जम्मू कश्मीर से हमारे साथी बता रहे थे कि भाई कैसे बाहर के लोग आए और हम पे राज किया, उन्होंने राज किया, जो हम पे गुलामी कर रहे लगाए थे उन पे किया, हम उनके भी गुलाम थे। अब हम इतना बड़ा समाज होने के बाद भी, हाथी जैसा समाज होने के बाद भी हम जीत क्यों नहीं पाए, हम आजाद क्यों नहीं हो पाए? ये बहुत बड़ा विषय है कि हम इतना बड़ा समाज होने के बाद, आज भी है वो समाज, इतना बड़ा समाज है, तो हम आगे क्यों नहीं आ पाए, हम आजाद क्यों नहीं हो पाए? तो हम देखेंगे, अगर हम सोचेंगे, हम खुद से शोध करेंगे तो हम देखेंगे कि भाई हम लोग एक नहीं हो पाए, क्योंकि हमें जातियों में बांट दिया। जातियों में बांटने के कारण हम एक नहीं हो पाए। एक ना होने से हम कभी मिलके लड़ नहीं पाए, और लड़ नहीं पाए तो जीत भी नहीं सकते। और दूसरी बात कि 1947 में भारत आजाद हुआ, तो ये तो सिर्फ हस्तांतरण था, राजनीतिक हस्तांतरण था, आजाद हुआ, दूसरे लोगों के पास सरकार चली गई, उन लोग अब देश को चलाएंगे। लेकिन वास्तविक में अगर हमें कानूनी रूप से आजादी मिली तो वो 26 जनवरी 1950 को मिली, जिसमें बाबा साहब ने संविधान बना के सबको समान अवसर दे दिया, सबको शिक्षा, चाहे कोई सी भाषा हो, कोई सी राज्य में हो, वो काम कर सकता है, पढ़ सकता है, सब कुछ हमें मिला। देखिए 70 साल से ऊपर हो चुके हैं उस संविधान को बने हुए भी, लेकिन आज भी हम लोग आजाद नहीं हुए। अब वही कारण, वही वापस जो मैं आज पीछे पहले बोला, वही कारण, हमें जातियों में बांट के रखा, हमने जाति नहीं छोड़ी। बाबा साहब ने व्यवस्था की आपको कानूनी रूप से अधिकार दिलाने की, उन्होंने कानूनी रूप से आपको अधिकार दिला दिया, हर चीज का समान अवसर दे दिया आपको, आप हर क्षेत्र में बढ़ सकते हैं आगे, दे दिया बाबा साहब ने। और उन्होंने 1956 को एक चीज और दी, आपकी सामाजिक गुलामी, आपकी मानसिक गुलामी से दूर करने के लिए, आपको ऊपर आने के लिए एक चीज और कही उन्होंने कि मेरे समाज के लोगों, बुद्धिज्म को अपनाओ, बौद्ध को अपनाओ। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ा हूं क्योंकि उसका मुझे एम समझ में आता है कि यहाँ जातियों को खत्म करके बौद्ध बनाया जाएगा, बुद्ध की जो नीतियां हैं, बुद्ध की जो पंचशील हैं, वो लोगों में दिए जाएंगे, ताकि सामाजिक स्तर पे हम आज भी गुलाम हैं, हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम जातियों में आज भी बटे हैं। अगर जातियों में बटे रहेंगे तो वास्तविक में हम अभी आजाद नहीं हो पाएंगे। तो हमको बाबा साहब की जो लास्ट में 1956 में जो कहा था उन्होंने कि बौद्ध बनो, उसके लिए हमें बहुत ही तेजी से काम करना पड़ेगा। अभी देखेंगे हम कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान बना के हमें कानूनी रूप से स्वतंत्रता दी। हमारे लोग 75% लोग गांव में निवास करते हैं, सबसे ज्यादा भेदभाव गांव में होता है। अब उस भेदभाव से बचने के लिए हमारे लोग शहरों में भी आके बस गए। शहरों में नौकरियां होती हैं, अधिकतर नौकरी पे ही रहता है इंसान, बिजनेस रहता है, नौकरी रहती है, गांव में खेती रहती है। अब उस नौकरी पेशा लोगों को उन्होंने वहां पर भी खत्म करना शुरू किया, प्राइवेटीकरण कर दिया है। प्राइवेटीकरण से नौकरियां खत्म हो जाएंगी, बिजनेस में आ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास इतना पैसा, इतना पूंजी है नहीं कि आप बड़ा बिजनेस कर सको। अब अधिक से अधिक आवश्यकता है हमारे समाज को जागरूक होने की, अधिक से अधिक जरूरत है बुद्धिज्म से जुड़ने की, बुद्धिज्म को मानने की, उसको और बढ़ाने की, अच्छे अच्छे ट्रेंड लोगों को तैयार करने की। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी सदस्यों को, हमारे प्रदेश के संयोजक माननीय संघप्रिय कमलेश बोस साहब को नमन करता हूं कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे राज्य में, मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, और बाकी के जितने भी राज्य हैं उन सब यहाँ के संयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम इस आजादी को लेके रहेंगे, सामाजिक आजादी को। आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अशोक बोस जी, आपने अपनी बिल्कुल सही समय में बात रखी। हमने अगले वक्ता के रूप में राज कल्याण जी से अनुरोध करता हूँ कि अपने 5 मिनट में अपनी बात को रखें। माननीय राज कल्याण।
जी सर, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को सत सत नमन करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती और कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल साहब बौद्ध और आरबीएम से जुड़े सभी पदाधिकारियों, सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय ज्ञापित करते हैं। जैसा कि आज का विषय रखा गया है कि क्या यह 75 सालों की आज़ादी कारगर हो पाई है, तो इस विषय में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। और आज़ादी वास्तविक में अभी हमारे लिए, इन मूल निवासियों के लिए है कि नहीं है, इसका क्या महत्व है, इसके लिए थोड़ा-सा हम अपने महापुरुषों को देखेंगे कि आज़ादी का आंदोलन चलाने के लिए जब तिलक महात्मा ज्योतिराव फुले जी के पास पहुँचे, तो फुले साहब ने कहा कि अगर अंग्रेजों से आज़ाद हो जाएंगे तो क्या तुम लोग हमें आज़ाद कर दोगे? क्योंकि अंग्रेजों ने हमें गुलाम नहीं बनाया, क्यों, बल्कि अंग्रेजों ने यहाँ के सवर्णों को, यहाँ के पूंजीपतियों को गुलाम बनाया। और जो मूल निवासी है वह दोहरी गुलामी झेल रहा था। एक तो सवर्णों का गुलाम था और अंग्रेजों को वह बाद में गुलाम था। अंग्रेजों से उसका कोई डायरेक्ट गुलामी नहीं थी। और इस प्रकार जब साहू महाराज के पास हो गए तो भी उन्होंने कहा कि अगर तुम अंग्रेजों से आज़ाद हो जाओगे, देश अगर अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता है तो क्या हमारी आज़ादी सुनिश्चित हो पाएगी? एक राजा होने के बावजूद ही जब आप लोग हमसे घृणा के व्यवहार करते हो, तो जब इस देश से अंग्रेज नहीं रहेंगे, सिर्फ तुम रहोगे, तो तुम कैसा व्यवहार करोगे हमें अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए महानुभाव आप लोग जाइए, आप लोग अपनी आज़ादी का आंदोलन चलाइए, हम अपनी आज़ादी के लिए अलग से आंदोलन चलाएंगे। और यही जवाब बाबा साहब अम्बेडकर ने भी दिया। तो हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर गए, तो उसे हम लोग आज़ादी के नाम से जानते हैं। वास्तव में वह एक सत्ता का हस्तांतरण है। इस देश में जो अंग्रेजों की सत्ता थी, वह अपनी सत्ता को भारत के लोगों को सौंप कर गए। और उस समय जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह देश को लीड कर रहे थे, उनके हाथों में सत्ता सौंप कर गए। तो यह सत्ता का हस्तांतरण था। तो साथियों, देखना पड़ेगा कि अभी हम लोगों को पहली और दूसरी आज़ादी मिल चुकी है, और आपने तीसरी आज़ादी का नाम सुना होगा, तो वह तीसरी आज़ादी के लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि पहली और दूसरी आज़ादी क्या है। तो इस देश में अंग्रेजों से मिलने वाली 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली, वह हमारी पहली आज़ादी थी। यह आज़ादी चूँकि सिर्फ राजनैतिक आज़ादी थी, यह हमें सामाजिक, धार्मिक आज़ादी सुनिश्चित नहीं करती है, इसलिए यह हमारे लिए उतनी कारगर नहीं है। बाबा साहब के अम्बेडकर के द्वारा जब संविधान लिख करके हमें वोट का अधिकार दिया गया, हमें अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया गया, हमें अपनी शासन सत्ता कायम करने और भागीदारी सुनिश्चित करने और सम्मान और गरिमा का जीवन जीने का जो अधिकार दिया गया, वह हमारी दूसरी और महत्वपूर्ण आज़ादी थी। वोट का अधिकार हमारी दूसरी आज़ादी थी। किंतु इतना सब होने के बावजूद भी साथियों, हम लोगों को आरक्षण तो मिला, नौकरी तो मिला, पढ़ने लिखने का अधिकार भी मिला, और भी हम लोग अपने-अपने तरीके से ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़े। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया है, अंग्रेजों से भी हम आज़ाद हो चुके हैं, नौकरी भी मिल चुकी है, आरक्षण भी मिल चुका है, घर भी बन गया है और अपना लाइफ स्टाइल भी बढ़िया है। तो अब ज़िंदगी में खाने और कमाने, सोने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। जबकि अब देखा जाए कि मतलब आज़ादी के 70-75 सालों बाद भी, संविधान लागू होने के बावजूद भी हमारे लोग जातियों में बँटे हैं, कमज़ोर हैं, शोषित हैं, असंगठित हैं और सामाजिक, धार्मिक, मानसिक रूप से गुलाम हैं। और वास्तविक में देखा जाए तो आज भी उनको अ, अन्याय, अत्याचार और भेदभाव का सामना करना, हाँ, ठीक बताते हैं। अन्याय, अत्याचार और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो आज भी सवर्णों के सामने हमारे जो मूल निवासी हैं, खासकर गाँव देहात के जो गरीब लोग होते हैं, उनको आज भी अन्याय, अत्याचार सहते हुए दब करके रहना पड़ता है। आज भी जो न्याय है, वो केवल एक लिखित रूप में रह गया है। आज भी सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं हो पाई है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जब हम देखते हैं कि क्या हमारा जो संविधान है वो पूरी तरह से लागू हो पाया है। अगर वास्तविक में स्वतंत्रता है, अगर कोई दलित व्यक्ति अपनी शादी में घोड़ी में चढ़ता है तो फिर उससे दिक्कत क्या है? अगर हम अंधविश्वास, पाखंड और अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं, तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि तुम हमारे धर्म के खिलाफ बोल रहे हो, और लोग जो है उससे उत्तेजित हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारी पहली और दूसरी जो आज़ादी हमें प्राप्त हो चुकी है, लेकिन हमारे समाज को सुसंगठित और सुसंस्कृत बनाने के लिए, हमारे अस्तित्व को कायम करने के लिए, हमें जो है समता में आगे आने के लिए, अपना वर्चस्वपूर्ण, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए
जो हमें चाहिए वह तीसरी आजादी के रूप में होगा। तो वैसे अगर वास्तविक में देखा जाए तो आज हमारे पास गुलामी भी नहीं है, क्योंकि गुलामी बाबा साहब ने समाप्त कर दिया है, और आजादी भी नहीं है, क्योंकि आजादी के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। आजादी कोई हमको ला करके नहीं देगा, गुलामी बाबा साहब ने खत्म कर दिया है, और आजादी के लिए हमको अभी संघर्ष करना बाकी। हाँ ठीक है, ओके। तो आजादी के लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है समाज को जागरूक करके अपने महापुरुषों के संदेश को आगे बढ़ाएं। और बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसे तो आज तक लोगों ने पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं, बल्कि जो धर्म की तथाकथित किताबें हैं, चाहे गीता हो, रामायण हो, उनमें जो भी वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने उनके ही जो दोहा चौपाई हैं उन्हीं का लोग समाज में चरितार्थ करते रहते हैं और उन्हीं के अनुरूप अपना जीवन जीते हैं। बाबा साहब ने जिस मनवाद, जिस जातिवाद को मारने और समाप्त करने का कोशिश किया, उसे पूरी तरह से मार नहीं पाए। और जिस प्रकार से कोई जहरीला कीड़ा होता हुआ है अपनी बामी में छुप जाता है, इसी प्रकार जातिवाद और मनवाद धर्म की ओट में छुप गया है, धर्म की किताबों के ओट में छुप गया है, लोगों की विचारधारा उनकी खोपड़ी में छुप गया है। और जब कभी ऐसी उनको चुनौती दी जाती है तो वह जो है अपना असली रूप दिखा देता है और लोग उनको जो है फिर से मनवाद की चपेट में लेने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज भी हमारा जो मूल निवासी बहुजन समाज है, इस स्वतंत्र देश का गुलाम नागरिक है, अमीर देश का गुलाम नागरिक है। इस देश को जो 75% पूंजी है वह 1% पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है। तो इस प्रकार से जब देश की पूरी अर्थव्यवस्था एक व्यक्ति के हाथ में हो जाएगी, कम से कम लोगों के हाथ में हो जाएगी, उनका एकाधिकार हो जाएगा, तो जिस प्रकार से अंग्रेज लोग इस देश में व्यापार करने आए थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और देश को गुलाम बना लिया, तो आने वाला समय ऐसा होगा कि देश के जो कुछ पूंजीपति हैं वह देश में अपनी कंपनी स्थापित करके फिर से यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बना लेंगे। और बाबा साहब ने जो दूसरी आजादी के रूप में महत्वपूर्ण वोट का अधिकार दिया था, वह भी कहीं ना कहीं हम लोग के हाथ से निकलता जा रहा है। और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोकतंत्र और जो इस देश का लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचा है वह खतरे में पड़ जाएगा। और जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कैसे स्थापित हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमें इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने, सामाजिक न्याय को प्राप्त करने, स्थापित करने, संविधान और कानून का राज कायम करने के लिए प्रयास करना होगा। और जब तक हमारी इस देश में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक हम अपनी असली आजादी नहीं मानेंगे और समानता को प्राप्त। हाँ ठीक है ना, ओके। हाँ, इस देश में समानता को स्थापित करना, सामाजिक न्याय को स्थापित कर पाना ही, संविधान का राज स्थापित करना ही वास्तविक आजादी होगी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कि समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। अगर आपके जीवन को सम्मान नहीं मिलता है, अगर आपको समाज में समानता नहीं मिलती है, तो फिर ऐसी स्वतंत्रता का कोई ज्यादा महत्व नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि हम सभी लोग जो है मूल निवासी बहुजन समाज को जागरूक करें, संगठित करें। और यह देश आपका है, अपना है, और इस देश के मूल निवासियों का है। इसलिए हमें हर स्तर पर शासन में, सत्ता में, देश में, समाज में भागीदारी सुनिश्चित हो और सभी वर्गों का एक समुचित विकास होना चाहिए। और जब देश में संविधान और लोकतंत्र, सामाजिक न्याय पूरी तरह से लागू होगा, तभी देश की वास्तविक आजादी होगी, तभी देश का सबका कल्याण होगा। आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद माननीय राज कल्याण जी, आपने समय में अपनी बात को रखा। सुगत बोध जी, आपने हैंड रेज किया था, कृपया अपने माइक को अनम्यूट करते हुए अपनी बात को रखें 5 मिनट में, और हम 2 साथियों की और लेंगे। उसके बाद फिर आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी हैं, उनके हम कंक्लूड जो विषय है सुनेंगे, कंक्लूड अध्यक्ष जी द्वारा किया जाएगा। सुगत बोध जी, आपने माइक को अनम्यूट करिए। सुगत बोध जी नहीं है तो फिर केसी दिवाकर भोपाल, आपने हैंड रेज किया है, कृपया आप माइक अनम्यूट करिए और अपनी बात करें। रुचि आजा जी, आप भी अपने माइक पर अनम्यूट करिए, बात करिए, आपने हैंड रेज किया है। माननीय रुचि आजा। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम। जैसा कि आज का हमारा विषय है, आजादी कितने % कारगर हुई।
इसी विषय पे मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। 75 वर्ष हो गए हमारी आजादी को, लेकिन हमें 100% आजादी प्राप्त नहीं हुई। जो समाज 100% अपनी आजादी चाहता है, वो उसे क्यों नहीं मिल पा रही? हमें अंग्रेजों से आजादी मिली, पर हम खुद से आजाद नहीं हो पा रहे। आजादी के मायने हर वर्ग के लिए अलग होते हैं। भ्रष्टाचार से आजादी, जो भ्रष्टाचार से ग्रसित हैं उनको चाहिए। उन्हें मिठाई नहीं देनी, उन्हें रिश्वत नहीं देनी छोटे से छोटे काम के लिए। संविधान जो मानते हैं, जो कानून को मानते हैं, उन्हें कानून का उल्लंघन करने वालों से आजादी चाहिए। जो गवर्नमेंट जॉब में हैं या चाहते हैं, उन्हें निजीकरण से आजादी चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं जिनको समान शिक्षा नहीं मिल रही, उन्हें असमान शिक्षा से आजादी चाहिए। जो ओबीसी, एसटी, एससी हैं, उन्हें जातिवाद से आजादी चाहिए। बेरोजगारों को बेरोजगारी से आजादी चाहिए। अंधविश्वास पाखंडी जो उनके समाज में है, उन्हें मरुवाद से आजादी चाहिए। दबे कुचले हैं, उन्हें अत्याचार से और शोषण से आजादी चाहिए। भूखे गरीबों को भुखमरी से आजादी चाहिए, पूंजीवाद से आजादी चाहिए। लेकिन क्या हम सोचते हैं कि हम अपनी महिलाओं के लिए सुरक्षा और समानता के हक की बात करते हैं? क्या हमने वो खुद अपने परिवार में, अपने समाज में, SC ST समाज में ही दे रखी है क्या? आज भी देखिए RBM में कितनी महिलाएं जुड़ी हैं, कितनी महिलाएं उतना टाइम निकाल पाती हैं कि वो हफ्ते में एक दिन भी अपना परसेंटेज ज्यादा कर सकें, अपनी सहभागिता ज्यादा जता सकें? नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने घरों में ही उतनी समानता नहीं दे रहे, उन्हें उतनी आजादी नहीं दे रहे, उतना समय नहीं दे रहे कि वो भी उतना समय निकालकर इससे जुड़ सके। आप खुद सोचिए, हम 100% आजादी चाहते हैं तो 50% तो हम खुद ही उसे घटा रहे हैं। जब हमारे घर की एक भी कड़ी कमजोर होगी, उसे आजादी प्राप्त नहीं होगी, वो अंधविश्वासों में फंसी रहेगी, उसे शिक्षा सही प्राप्त नहीं होगी, वो जागरूक नहीं हो पाएगी या वो हम लोगों को नहीं सुन पाएगी, तो आप खुद सोचिए कि वो कड़ी कमजोर होने के नाते मनुवाद में फंसी रहेगी। हम एक तरफ तो बात करते हैं कि हम मजबूत हो रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, एक सदस्य दूसरे सदस्य को जोड़े, दूसरे सदस्य तीसरे सदस्य को जोड़े। क्या हम घर में अपने ही सदस्यों को जोड़ पा रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम समानता का अवसर उसे ही नहीं दे रहे, हम उसे उतनी आजादी नहीं दे रहे कि वो खाना 7 बजे ही बना ले और हमें 7 से 8 बजे तक की उसे आजादी हो कि वो हमारे साथ बैठ के इस वेबिनार को ज्वाइन कर सके। तो हम 50% तो आजादी खुद ही खो रहे हैं अपनी। तो हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि मनुवादी जो हैं, जो बाहर के आए हुए हैं, जो आर्य समाजी हैं या बाहर के जो आए हुए सवर्ण वर्ग है जो हम पर हावी है इस वक्त, वो हमें पूरी आजादी देगा, हमें पूरे अधिकार हक देगा? हम कैसे मान लें? नहीं मान सकते हम। वो हमें क्यों देगा जब हम अपने घर में ही अपने समान जो प्राणी है, जो महिला है, स्त्री है, हम उसे नहीं दे पा रहे, तो हम कैसे देंगे? हम खुद कमजोर पड़ते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप घर से निकल जाते हैं, वो अशिक्षित है या कम पढ़ी लिखी है या वो जॉब नहीं कर रही या वो इतनी जागरूक नहीं है, तो उसको तो कोई भी साधु, कोई भी मनुवादी, कोई भी ब्राह्मण अपने जाल में फंसा सकता है। आप काम कर रहे हैं जागरूकता का, लेकिन वो काम कर रही है अपने घर में उस गुलामी को, उस आजादी को खोने का, उस गुलामी को अपनाने का। और इसी कारण उसके बच्चे भी गुलाम हो रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने ही कहा था, नारी गुलाम हुई तो बच्चे गुलाम होते हैं, बच्चे गुलाम हुए तो परिवार गुलाम होता है, परिवार गुलाम हुआ तो समाज गुलाम होता है, और समाज गुलाम हुआ तो राष्ट्र गुलाम होता है। तो इस तरह गुलामी तो हमारे घर में ही पनप रही है, वो पौधा तो दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है। हम किस तरह हम मान लें कि हम आजाद हो रहे हैं? एक परिवार का सदस्य दूसरों को जागरूक कर रहा है, लेकिन घर में जो बीज बोया हुआ है मनुवाद का, अशिक्षा का, असमानता का, गुलामी का, वो तो फलता फूलता जा रहा है। तो आप सोचिए, एक जो कह रहा है बंदा कि आप जागरूक हो, आप बाबा साहब को पढ़ो, आप आजादी की तरफ बढ़ो, तो उसकी बात कितना वो समाज मानेगा जिसको वो जागरूक करने जा रहा है, जब उसके घर में वो चीज नहीं है। इसलिए हमें जागरूक होने की जरूरत होगी। हमने अपने साथ दूसरा जो हमारा साथी है, स्त्री है या कोई भी है जो नहीं है, उसको जागरूक करने की जरूरत है। इसके लिए मैं महिलाओं को भी कहना चाहूंगी कि महिलाएं खुद आगे आए। कुछ जो पुरुष समाज है वो ये कहता है कि महिलाएं खुद नहीं आती, वो शर्माती हैं, उनको समय नहीं है, वो अपना कार्य कर रही हैं। ऐसा अगर कहते हैं तो हमें महिलाओं को ही आगे आना होगा, हमें दिखाना होगा कि हम इसके साथ साथ समाज को भी जागरूक कर सकते हैं, अपने घर को भी जागरूक कर सकते हैं। तो हम 50% जो अपनी गुलामी है उसको इस तरह कम कर सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं, अपनी आजादी पा सकते हैं, क्योंकि जहां दोनों कड़ी मजबूत होती हैं वहां कोई भी कमजोरी नहीं होती। हर तरह की ताकत हमारे पास होगी।
और उस तरह से हमारे बच्चे भी आर्थिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, हर तरह से मजबूत बनेंगे। क्योंकि एक स्त्री कोई भी हो, वो अपने परिवार को इतना समर्थ बना सकती है, मानसिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, और इतनी हिम्मत भर सकती है उसमें कि वो किसी भी ताकत से, मनुवाद हो, ब्राह्मणवाद हो, आडंबर हो, हर तरह से उसको फेस कर सकता है। तो क्योंकि फ्रीडम ऑलवेज डिमांड्स डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन हम अपने घर से ही क्यों नहीं शुरू करें। डिसिप्लिन को अगर हम अपने घर में लागू करते हैं, महिलाओं को भी उतना ही अवसर देते हैं जितना हम अपने आप को समय दे रहे हैं, आरबीएम में समय दे रहे हैं। अगर हम हफ्ते में उन्हें 2 दिन भी देते हैं कि हाँ आज 2 दिन आप ज्वाइन करोगे, तो शायद मुझे लगता है हमारे घर में ही वो मजबूती और वो आजादी प्राप्त हो जाएगी जो हम समाज के लिए मांग रहे हैं, या अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो सो प्लीज डोंट माइंड मेरी बात का, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रही थी कि यदि आप जागरूक करने का काम कर रहे हैं, तो घर में 33 करोड़ देवी देवता अजागरूक होने की वजह से, गुलामी होने की वजह से अपने आप आ जाते हैं, अब वो उसमें संलिप्त हो जाती है। उसके साथ साथ उसके बच्चे भी शिव व्रत, सावन के व्रत, कांवर ले जाना, ये सभी काम करने लगते हैं। इस तरह से गुलामी हमारे घर में पैर पसारती रहती है और इस तरह हम आजाद ही नहीं हो पाते। अगर वो गुलामी हमारे घर में नहीं होगी तो हमारी पीढ़ी खुद ब खुद समर्थ हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। तो ये डिसीजन आपको खुद ही लेना होगा और इस डिसीजन को लेके आप खुद डिसाइड कीजिए कि हाँ आप ऐसा करेंगे और इस परसेंटेज को अगले साल तक काफी हद तक बढ़ा देंगे, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस। लेकिन आपकी महिलाएं जब जागरूक के अंदर आएंगी, सामने आएंगी और आरबीएम में एंट्री करेंगी, तो आरबीएम खुद ब खुद समर्थ हो जाएगी, उनको खुद ब खुद ताकत मिलेगी। तो मैं भारती जी से भी कहना चाहूंगी, और भारती जी खुद भी कहते हैं कि हमें अगर 4 सदस्य भी मिलते हैं लेकिन वो संपूर्ण तरीके से अगर पूर्ण समर्पित हैं, तो हमें वो ज्यादा ही लाभदायक होंगे, हमारे कार्य को अच्छी तरीके से कर सकेंगे। लेकिन जब हमारे घर में ही हमारा साथी हमारे आरबीएम के खिलाफ बोल रहा है कि हाँ क्या कर रहे हैं, आरबीएम की मीटिंग चल रही है, अरे वो तो यही करते रहते हैं, हर वो चलती है उनकी। तो इस तरह की बातें जब घर में ही है, उसके प्रति श्रद्धा नहीं, उसके प्रति आपको समय देना नहीं, उसके प्रति समर्पण नहीं है आपके साथी का या आपके घर में जो भी स्त्री है उसका, तो सोचिए तो वो कहाँ से कहाँ तक वो हमारा कार्य सफल हो रहा है। अगर वो दोनों लोग बैठते हैं और उसका दोनों लोग प्रसार करते हैं, तो शायद वो काफी हद तक उसका प्रचार प्रसार भी होगा और वो मजबूत भी होगा। हमारे आरबीएम जो वेबिनार चल रही है उनको भी समर्थता मिलेगी, उसकी संख्या भी दुगनी होगी और आजादी भी ज्यादा होगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि अ वुमेन विद अ वॉइस इज ए पावरफुल, अ ग्रेट पावरफुल वुमेन। सो प्लीज रेज योर वॉइस, अपनी आवाज उठाइए, सामने आइए, किसी से कम नहीं है तो समानता अपने घर में ही लाइए, तभी हमारी आजादी 100% कारगर होगी। वास्तव में यही आजादी होगी जब हमारी महिलाएं, हमारी स्त्रियां, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं सभी आजाद होंगी, और यही आजादी होनी चाहिए। तो इन तीनों सवालों का जवाब मेरे से यही था, आजादी कितने % कारगर है, वास्तव में आजादी क्या है और क्या होनी चाहिए। ये तभी कारगर होगी जब स्त्री पुरुष दोनों समानता से ही आजाद होंगे और हमारी SC ST समाज या OBC समाज, सभी समाज मजबूत होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। कोई त्रुटि हुई हो, किसी तरह की ठेस पहुंची हो किसी को, तो मैं माफी मांगती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम महिलाओं के पूर्ण स्वाभिमान और व्यक्तित्व को निखारने के लिए आरबीएम की तरफ से प्रत्येक दिवस 1 बजे से 3 बजे तक का समय वेबिनार में रखने के लिए प्रस्ताव बना रहे हैं। अगर वह पास होता है तो आपकी तरफ से, तो महिलाएं 1 बजे से 3 बजे तक घर के कुछ कामों से फ्री हो जाती हैं। तो प्रत्येक दिन सामान्य चर्चा कुछ हम वरिष्ठ साथियों के माध्यम से लेंगे और आपकी बात पर ध्यान रखा जाएगा। और आज के कार्यक्रम को हमने समय को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूँ कि अपने अध्यक्ष की बात रखें, माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब।